हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएससी सीरीज़ की एक और नए वीडियो में सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एरे की, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एरे के बेसिक्स के बारे में बात की थी कि एरे किस तरह से क्रिएट करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे एरे में इनपुट करेंगे, कैसे आउटपुट करेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले लास्ट वीडियो जा करके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं एरे की ही उस कंटिन्यू पार्ट को जिसको हम नाम दे रहे हैं एरे पार्ट 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एन एरे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सम ऑफ एरे यूजिंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शन। एरे को हमें यूज करना है, मतलब एरे का हमें सम करना है फंक्शन को यूज करके। ठीक है, किस तरह से देखो, मान लो हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैं इस तरफ मेन फंक्शन ले लूं और इसमें हमने मान लो एक एरे ले लिया, ए आर आर ऑफ लेट्स से 5, जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं, से 10, 20, 30, 40 एंड 50। और एक हम n ले लेंगे, n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट हमने 5 दिए तो हम 5 भी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम कैलकुलेट कर ले तो कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से, साइज ऑफ एरे अपॉन साइज ऑफ इंटीजर का एरे है तो इंट लिख दो। तो कितने एलिमेंट है एरे में? 5 एलिमेंट है। मान लो एक एलिमेंट 4 बाइट मेमोरी लेता है तो 4 इंटू 5 सर हो गए 20। और एक इंटीजर कितनी मेमोरी ले रहा है? 4, तो 20 अपॉन 4 सर 5 हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम इस तरह से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक सम फंक्शन को कॉल किया और पास कर दिया एरे और n। अब यहां हम एक सम फंक्शन बनाते हैं जिसमें दो आर्ग्यूमेंट होंगे, एक एरे और दूसरा n। मैं फंक्शन इस तरफ बना दूं, तो मैंने यहां एक फंक्शन बनाया जो इंटीजर रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम सम, और एक एरे लेगा और एक n, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जैसे हम इसे कॉल करेंगे कंट्रोल यहां से यहां जाएगा। अब यहां ये बताना है आपको कि यदि मैं एरे को कॉल करूं तो जो एरे है आर्ग्यूमेंट है, ARR हमने जो आर्ग्यूमेंट भेजा है, ये आर्ग्यूमेंट कौन सा है? कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय एड्रेस है? हाँ, ये कॉल बाय एड्रेस है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एरे के नाम में क्या रखा होता है? बेस एड्रेस। तो यहाँ ये एरे क्या भेज रहा है? बेस एड्रेस। तो एक वैल्यू तो जाएगी, और दूसरा n मान लो 5 है तो 5 जाएगा। बेस एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा? इस ARR में। ठीक है, और n में 5 स्टोर हो जाएगा। अब फिर हमें सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए मैंने फंक्शन के अंदर एक टेम्परेरी ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0, क्योंकि सम कैलकुलेट करना हो तो पहले क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि किसी भी नंबर को ऐड करने पर 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पहली बार हम 0 रख देंगे। फिर एक लूप चलाएंगे, 4 i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और इसमें हम टेम्परेरी को प्लस इक्वल कर देंगे एरे ऑफ i से। अब ये लूप जब तक एंड होगा, इस एरे के सभी एलिमेंट का सम इस टेम्परेरी में होगा,
और यही वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। हमने रिटर्न कर दिया टेम्परेरी, कुछ इस तरह से। चलो देखते हैं हम इसका कोड करके कोड कैसे लिखेंगे। हालांकि कोड हमने लगभग रफली लिख लिया है, एक बार इसे VS कोड में एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक एरे बनाएंगे जिसमें 5 वैल्यू रख दो, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरह से 5 वैल्यूज रख दी और एक n ले लिया, साइज ऑफ एरे अपॉन साइज ऑफ इंट, कुछ इस तरह से, और एक सम फंक्शन को कॉल किया, एरे और n आर्ग्यूमेंट में भेज दिया। अब इस मेन को हम बाद में कंप्लीट करते हैं, पहले हम यहाँ फंक्शन बना देते हैं इंट सम फंक्शन, जो एक एरे लेगा आर्ग्यूमेंट में और एक n। अच्छा, यहाँ एरे में आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम एक टेम्परेरी बना लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 और लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और इसमें हम टेम्परेरी में प्लस इक्वल कर देंगे एरे ऑफ i, और आखिरी में रिटर्न कर देंगे टेम्परेरी की वैल्यू। अब जो भी सम आया होगा टेम्परेरी में वो इसने रिटर्न कर दिया, और रिटर्न वहां जाता है जहां से कॉल आया था। तो कॉल आया यहाँ से, तो कॉल रिटर्न चला गया यहाँ पर। और इसमें हम चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दे, चाहे तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं, और आखिरी में रिटर्न 0, कुछ इस तरह से आ जाए। अब इसे रन करें, तो रन करने पर हमें सम मिल जाएगा 150, जो कि 10 से लेकर के 50 तक के नंबर का सम क्या होता है, 10 20 30 40 50 का सम क्या होता है, 150 होता है। तो इस तरह से 150 आंसर आ जाएगा। ये फंक्शन समझ में आ गया, इसकी वर्किंग समझ में आ गई सबको। अब इसे समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भाई वास्तव में ये काम कर कैसे रहा होगा। इसे देखो, तो हमने यहाँ एक एरे बनाया, तो एक एरे बना होगा ARR, और उसमें वैल्यूज हमने स्टोर कर दी 5। वैल्यू स्टोर कर देंगे 5। मैं डायग्राम को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं इस तरह से, और यहाँ पहली वैल्यू 10, फिर 20, 30, 40 और 50 रहा होगा, जो कि 0 1 2 3 और 4th इंडेक्स पर। फिर हमने n कैलकुलेट किया, तो n की वैल्यू आ गई होगी 5, ठीक है। देन हमने कॉल कर दिया सम, हमने कॉल कर दिया यहाँ से सम को, और सम को हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए। एक तो बेस एड्रेस, मान लो इस एरे का बेस एड्रेस 100 होता और 4 एलिमेंट, एक एलिमेंट 4 बाइट की मेमोरी लेता, तो अगला एड्रेस आता 104, फिर 108, 112 और 11, ये एड्रेस होते हैं। तो जो पहला एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस, कहते हैं बेस एड्रेस। और यही बेस एड्रेस कहाँ रखा होता है, एरे के नाम में। बेस एड्रेस रखा होता है एरे के नाम में, और हमने यहाँ एरे का नाम ही लिखा, तो एक तो ये बेस एड्रेस भेजेगा जो कि है 100, और एक भेजेगा n की वैल्यू जो कि है 5। तो इस एरे में क्या स्टोर हो जाएगा, ARR में सर, इसमें स्टोर हो जाएगा 100,
और n में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो 100 है ये एड्रेस, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला कॉल बाई एड्रेस पे काम करता है। ये समझ में आ गया कि हम ये समझ में आ गया कि हम जब एरे को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे तो वो हमेशा अपना एड्रेस भेजता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कॉल बाई एड्रेस। और एड्रेस को रिसीव कौन करता है? सर एड्रेस को रिसीव करता है पॉइंटर। लेकिन क्या ये पॉइंटर है? नहीं, दिखने में तो पॉइंटर जैसा नहीं है, लेकिन काम इसके सारे के सारे पॉइंटर जैसे ही है। कैसे? फिर पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर करता है। भाई पॉइंटर के हमने कौन सा काम देखे? पॉइंटर के मेन दो यूजेस है। पहला, एड्रेस स्टोर करता है। क्या ये एड्रेस स्टोर कर रहा है? बिल्कुल स्टोर कर रहा है। बेस एड्रेस इसी के पास गया होगा। और दूसरा, एरे पॉइंटर का क्या काम है? सर दूसरा पॉइंटर का काम है डी रेफरेंस करना। दूसरा पॉइंटर का क्या काम है? डी रेफरेंस करना। तो डी रेफरेंस तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में अपने आप हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं एरे ऑफ आई, इसका मतलब बैकग्राउंड में होता है कि एरे और आई को ऐड करके और उसे डी रेफरेंस कर दो। एरे और आई को ऐड करके डी रेफरेंस। अब एरे और आई को ऐड करके डी रेफरेंस करेंगे तो मान लो आई की वैल्यू 2 है और एरे की वैल्यू क्या है? बेस एड्रेस 100। 100 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 100 में 2 को ऐड करेंगे तो पहले तो देखिए कि 100 वाली मेमोरी कितनी साइज की है। सर हर एक एलिमेंट 4 बाइट का होता है। तो 100 में एक इंक्रीज करने पर वो 4 से इंक्रीज होगा। तो मैं 2 इंक्रीज करूं, यानी 2 से इंक्रीज करूं, तो 100 + 2 होता है 108 और उसका डी रेफरेंस। और 108 कौन सी इंडेक्स पे रखा हुआ है? 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो बैकग्राउंड में ये इसी तरह से काम करता है, एरे प्लस आई का डी रेफरेंस। यदि मैं 108 को डी रेफरेंस करूं तो वो इस मेमोरी पे जाएगा जिसकी इंडेक्स क्या है? तो क्या हम इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ एरे ऑफ आई की जगह ऐसे लिख दो कि एरे प्लस आई का डी रेफरेंस, एरे प्लस आई का डी रेफरेंस, तो ये अलाउ है। ठीक है सर, एक चीज ये समझ में आ गई। इसका मतलब एरे जो यहां पर लिया है वो बिल्कुल पॉइंटर के जैसा ही है, वो पॉइंटर के जैसा ही है। तो क्या हम इसकी जगह पॉइंटर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम इसकी जगह पॉइंटर यूज कर सकते हैं। कैसे? यदि मैं यहां इस ARR को एरे बनाने की बजाय पॉइंटर बना दूं, ठीक है, तो यहां से जो एड्रेस जाएगा वो किस में स्टोर होगा? इस पॉइंटर में। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि पॉइंटर के पास एरे का एड्रेस आ गया तो पॉइंटर अपने आप एरे बन जाएगा या एरे की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एक नोट लिख लो कि pointer is an array in बैकग्राउंड। पॉइंटर क्या है? बैकग्राउंड में एक एरे ही है। यदि उसमें हम क्या स्टोर करवा दें? एरे का बेस एड्रेस। ठीक है, अब हमने यहां देखा कि हमने इसे एरे बना दिया, मतलब पॉइंटर बना दिया। तो जैसे ही हम इसे एड्रेस देंगे, ये एड्रेस कौन स्टोर करेगा? और यहां पर हमें पता है डी रेफरेंस कर सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड में वो डी रेफरेंस ही करता है। तो इसकी जगह आप एरे प्लस आई का डी रेफरेंस, एरे प्लस आई का डी रेफरेंस लिख दोगे तो हमें रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। मैंने इसे रन कर दिया, आउटपुट आएगा 150, बिल्कुल वैसे। तो हम यहाँ पर जब हम एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एरे को एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास करते हैं, तो जहाँ हम आर्ग्यूमेंट को रिसीव या एड्रेस को रिसीव करते हैं वो एक एरे भी हो सकता है और एक
पॉइंटर भी हो सकता है, और पॉइंटर क्योंकि एरे बेसिकली स्टोर क्या करा, बेस एड्रेस, तो हम उसकी जगह पर पॉइंटर को रख सकते हैं। अब पॉइंटर हमने यहाँ लिया है तो हम इसे पॉइंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और एरे ऑफ आई एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्या सर मैं यहाँ एरे वाला सिंटेक्स लिखूं, क्या अब इसे मैं पॉइंटर की तरह यूज कर सकता हूँ डी रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ लिखूं डी रेफरेंस ब्रैकेट में एरे प्लस आई, एरे प्लस आई, और अब इसे रन करूं, आउटपुट सेम आए। समझ में आ गया? तो ये वाला सिंटेक्स भी अलाउ है और ये भी अलाउ है। हम आर्ग्यूमेंट में एरे की जगह पॉइंटर भी ले सकते हैं यदि हम एरे को पास करें तो कॉल में, ये ध्यान रखना है। चलो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो कि है डायनेमिक एरे की। देखो हम जो एरे बनाते हैं इस तरह से, इंट एरे ऑफ 5, इसे हम कहते हैं स्टैटिक एरे। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक एरे। क्या मतलब स्टैटिक एरे का? स्टैटिक एरे का मतलब है वो एरे जिसकी साइज क्या हो, फिक्स्ड, उसे कहते हैं स्टैटिक एरे। तो स्टैटिक एरे को हम कंपाइल टाइम पे अलोकेट करते हैं, यानी इसे कितनी मेमोरी मिलेगी ये कब डिसाइड करते हैं हम? कंपाइल टाइम पे। इसलिए हम इस एरे को कहते हैं कंपाइल टाइम अलोकेशन। ठीक है, अब इसकी साइज फिक्स है तो रन टाइम पे क्या हम इसमें 5 की जगह 7 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं या 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन जितनी भी मेमोरी देगा वो तो यूजर देगा, सॉरी, जितनी भी एलिमेंट देंगे जो स्टोर करवाने हमें एरे में, वो कौन देता है सर? वो तो यूजर देता है। यदि एलिमेंट यूजर देता है तो साइज भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमें यदि यूजर से पता चले कि उसे कितनी वैल्यू रखनी है या स्टोर करनी है, तो वो जितनी वैल्यू स्टोर करने के लिए कहे, क्यों ना हम उसी के हिसाब से एरे बनाएं। और यदि हम उसी के हिसाब से एरे बनाते हैं तो वो कहलाता है रन टाइम एरे या फिर डायनेमिक एरे। इस एरे को हम अलोकेट कब करेंगे सर? मेमोरी अलोकेट करेंगे रन टाइम पे, यानी इसे टोटल मेमोरी कितनी मिलेगी ये हम कब बताएंगे? रन टाइम पे। अभी तक कब बता रहे थे? कंपाइल टाइम पे। हम कंपाइल टाइम पे बता देते कि एरे को कितनी मेमोरी मिलने वाली है। लेकिन ये यदि मैं रन टाइम पे बनाऊं तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक एरे। और डायनेमिक एरे बनाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जो कि है न्यू कीवर्ड। कीवर्ड किसे कहते हैं? वो वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने रिजर्व कर रखे हो उसको कहते हैं कीवर्ड। न्यू एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में जो क्या करता है? रन टाइम पे मेमोरी बनाने का काम करता है। किस तरह से देखो, तो हमने यूजर से पूछा एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। मान लो यूजर ने रन टाइम पे हमें बताया 5, हालांकि हम रन टाइम पे इस तरह से इनपुट करवाते हैं सी इन और एन, इससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि यूजर ने जो नंबर दिए वो 5 है, यानी उसके पास 5 एलिमेंट है एरे में स्टोर करवाने के लिए। उसके पास 5 एलिमेंट है एरे में स्टोर करवाने के लिए, और हमें उसी साइज का एरे बनाना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे एन, कितने एलिमेंट चाहिए। अब यहां न्यू क्या करेगा सर? न्यू एन की साइज का एक एरे बनाएगा। एन कितना था? 5, तो ये 5 एलिमेंट का एक एरे बनाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और उसका बेस एड्रेस हमें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा? बेस एड्रेस।
अब आ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम एक पॉइंटर बना सकते हैं। मैंने एक पॉइंटर बना दिया ARR, तो ARR नाम के पॉइंटर में इस एड्रेस को स्टोर कर देंगे। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यदि पॉइंटर को एरे का एड्रेस मिल जाए तो वो एरे की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा ही हुआ है। इस ARR नाम के पॉइंटर को हमने क्या कर दिया, इस मेमोरी का बेस एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब ये जो मेमोरी बनी है ये क्या है, ये एक डायनेमिक मेमोरी है। कैसी मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी। ये मेमोरी कंप्लीटली क्रिएट होगी रन टाइम पे, रन टाइम पे ही ये मेमोरी क्रिएट होगी। और यदि कोई मेमोरी रन टाइम पे क्रिएट होती है तो उसमें कंपाइलर का कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस मेमोरी को हमने क्रिएट किया है इसका यूज खत्म होने के बाद उसे डिलीट भी, फ्री भी हमें ही करना पड़ेगा। और फ्री करने के लिए हम लिखते हैं इस तरह से, डिलीट एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका एड्रेस किसको दे रखा है सर, ARR वाले पॉइंटर को दे रखा है। तो जो मेमोरी हमने बनाई थी वो मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जो मेमोरी हमने बनाई थी वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। फ्री होने का मतलब है कि अभी तक वो मेमोरी हमारे लिए रिजर्व थी कि भाई ये मेमोरी हमारे एरे के लिए काम आएगी। जैसे हमने उसे डिलीट किया इसका मतलब अब वो मेमोरी फ्री है, वो किसी और प्रोग्राम के किसी वेरिएबल में या एरे के लिए असाइन की जा सकती है। ठीक है, देखो इसका प्रोग्राम, यहां हम एरे बनाने की बजाय क्रिएट कर लेते हैं एक ARR नाम का पॉइंटर, एक n ले लेते हैं और यूजर से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि उसके पास कितने एलिमेंट है। यानी मैंने यहां लिख दिया सी आउट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसे स्टोर करवा दिया n में। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे कितने होंगे वो। ठीक है, अब मैं यहां डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करूं और इसके लिए मैंने ARR इक्वल्स टू न्यू इंट n लिख दिया, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। अब मेमोरी क्रिएट होने के बाद हम इनपुट कर लेते हैं और इनपुट के लिए मैंने एक लूप चला दिया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। यहाँ एक मैसेज दे देंगे एंटर वैल्यू ऑफ i प्लस 1 एलिमेंट, एंटर वैल्यू ऑफ i प्लस 1 एलिमेंट और उसे इनपुट करवा दो एरे ऑफ i। ठीक है, ऐसे हम आउटपुट कर देते हैं। तो आउटपुट के लिए मैं इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर दूं, बस यहाँ सी आउट कर देंगे एरे ऑफ i को और एक स्पेस ताकि एलिमेंट्स सेपरेटेड रहे। अब इनपुट आउटपुट, मान लो हमें यही यूज लेना है एरे को इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम फ्री कर देंगे डायनेमिक मेमोरी को और इसके लिए लिखेंगे डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट में AR, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ARR। ठीक है, ताकि वो डायनेमिक मेमोरी फ्री हो जाए। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने पर सबसे पहले हमसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने एलिमेंट दे दिए 5, तो पहले एलिमेंट की वैल्यू इसने पूछ ली। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी क्रिएट हो चुकी है। मैंने यहाँ वैल्यू दे दी 10, 20, 30 और 50। जैसे एंटर करूँगा ये 5 वैल्यूज आउटपुट होगी और उसके बाद में डायनेमिक मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से हम डायनेमिक मेमोरी बना सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो रन टाइम पे यूज़र की साइज के हिसाब से या यूज़र के यूज़ के हिसाब से क्रिएट करते हैं।
समझ में आ गया सबको? चल, तो ये था एरे। हमने एरे में आज देखा किस तरह से हम एरे को एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं फंक्शन में, और दूसरा हम किस तरह से डायनेमिक मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि एरे से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे डीएसए वाले पार्ट में, जहाँ पर हम एरे की सर्चिंग पढ़ेंगे, एरे में सॉर्टिंग पढ़ेंगे, किस तरह से एरे को और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज लिया जा सकता है। अभी फिलहाल हमने एरे का सिर्फ सिंटेक्स क्लियर डिस्कस किया है, हमने एरे का सिंटेक्स डिस्कस किया है, ताकि किसी को सिंटेक्स से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहे। एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे आगे डीएस वाले पार्ट। अभी तो हमारा सिंटेक्स वाला पार्ट चल रहा है, तो जब डीएस वाला पार्ट स्टार्ट होगा वहां हम ये सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। तो एरे का सिंटेक्स हमारा यही खत्म होता है, और इसके साथ ही ये वीडियो भी हम यही एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।